हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल डार्क डायरीज ऑफ माया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की एक नई कहानी। देव को बस इंतजार था तो हॉस्टल पहुंचने का। 12th के एग्जाम खत्म हो चुके थे और नए कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। पर देव के केस में बात कुछ अलग थी। सालों साल इस कॉलेज की तैयारी की थी उसने और अब पुणे में एडमिशन भी हो गया था। यह कॉलेज बड़ा ही माना हुआ कॉलेज था। सबसे पहले तो पढ़ाई में अव्वल और दूसरा कॉलेज लाइफ भी मस्त थी। बाकी कॉलेज की तरह इस कॉलेज में लड़के और लड़कियों की हॉस्टल अलग अलग थी, पर एक ही कैंपस में था। देव के लिए कॉलेज लाइफ मतलब बिना रोक टोक अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की। देव को इस कॉलेज के बारे में उसके दूर के रिश्तेदार के बेटे विनय भाई ने बताया था। देव के अंदर घबराहट ठीक वैसी थी जैसे एक छोटा बच्चा नए स्कूल जाते समय होता है। विनय भाई, नया हूं ना तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है। अरे भाई देव, चिंता करने की कोई बात ही नहीं। अब तू हॉस्टल में रहने लगेगा तो बस यहाँ हमारे साथ ऐश कर और मजे कर। और तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे रूम में शिफ्ट हो जाना। प्रकाश और टीनू भी हैं, ऐश करेंगे चारों भाई मिलके। तो तैयार हो जा, छुट्टियां खत्म हो रही है, साथ में चलेंगे। मेरे साथ चल के कॉलेज ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेना। विनय का साथ पाकर देव की घबराहट कम हो गई थी। छुट्टियां खत्म हुई और देव अपने सीनियर विनय के साथ पुणे पहुंच गया। कॉलेज पहुंचा तो बस हैरान रह गया। लगभग जंगल और बियाबान के बीच बना था ये कॉलेज। आसपास के प्रकृति को देख देव मंत्रमुग्ध हो गया था। क्यों हीरो, कैसा लगा कॉलेज? हाँ विनय भाई, ये कॉलेज तो बहुत बड़ा और बढ़िया है, पर हॉस्टल कहाँ है? सामान पकड़े पकड़े थक गया हूं। अरे सब्र कर मेरे भाई, अभी कैंटीन में सामान रख ले और अपने खास दोस्तों से तो मिल ले, फिर रूम में जाके सामान रख लेना। कैंटीन में जैसे विनय ने बताया था, प्रकाश और टीनू बैठे हुए थे। विनय ने देव को अपने दोस्तों से मिलाते हुए बोला, भाई देव, ये मेरे दोस्त हैं, बड़े टैलेंटेड है दोनों। प्रकाश प्रोड्यूसर है और टीनू डायरेक्टर है। और ये हमारे देव भाई है, नए हैं इस हमारे कॉलेज में। तो भाई वेलकम है। ये पकड़ो सारे गमों की एक दवा रम, जो मिटा देगा तेरे सारे काम। ये ले भाई पकड़, कोल्ड ड्रिंक के साथ मिला के ले ले तो किसी को पता ही नहीं चलता। देव ने खिसियाते हुए थैंक यू कह मना कर दिया। मैं ना विनय भैया के रूम में न सामान रखे आता हूं। विनय भाई चाबी दे दो। प्रकाश और टीनू देव से दारू की जबरदस्ती ही कर रहे थे कि सामने से वार्डन सिंह आ गए। बाकी सब सहम के खड़े हो गए। क्यों, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं सर, अपने जूनियर को वेलकम कर रहे थे। अरे ज्यादा वेलकम मत करना, चलो अपने अपने रूम में चलो। ओ छोटू, जरा ये भैया को ले जाना मेरे रूम तक और सामान रखवा दे। ओ देव तू चल, मैं थोड़ी देर में आता हूं। कैंटीन के छोटू के साथ देव हॉस्टल के रूम तक पहुंचा। हॉस्टल का कमरा क्या था, अच्छा खासा फ्लैट था जिसमें 3 कमरे थे और शानदार किचन भी। अपना सामान रखकर देव सोफे पर ही लेट गया। हल्की सी झपकी लगी ही थी कि अचानक उसने अपने सामने एक लड़की को खड्डे पाया। लड़की फटे कपड़ों में, चेहरा सफेद और बालों से ढका हुआ। देव कुछ कहता सुनता उससे पहले वो लड़की कमरे से बाहर निकल गई। कुछ सेकंड के लिए देव बिल्कुल सुन रह गया, फिर उस लड़की के पीछे दौड़ता दौड़ता हुआ रूम से बाहर आया और विनय से टकरा गया। भैया, मैं यहाँ पे इधर लेटा हुआ था, एक लड़की यहाँ से गई बाहर, हमारे रूम में आ गई थी। भाई ये लड़का तो बहुत आगे जाएगा, वहां रम भी नहीं पी रहा था और यहाँ लड़कियों के पीछे दौड़ने लग रहा है। भैया मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वो लड़की ना आपके रूम से निकल के बाहर आई। बहुत कम कपड़े पहने हुए थे उसने और उसके यहाँ गाल पे तिल भी था उसका और चेहरा पूरा बालों से ढका हुआ था। पता नहीं क्यों पर इस बार देव की बात पर किसी को हंसी नहीं आई। तीनों एक दूसरे की शक्लें देखते रहे। सब रूम की तरफ बढ़ गए। एक रूम में प्रकाश और टीनू रहते थे। देव को लिविंग रूम में ही सोफा कम बेड मिला था, जहां एक अजीब किस्म की ठंडक महसूस की देव ने बावजूद के मौसम में, सिवाय उमस के कुछ नहीं था। देव इस नई जिंदगी के नए पहलू जानने की समझने की कोशिश कर रहा था। कॉलेज लाइफ जिंदगी में अगर नए सपने लाती है तो नई उलझनों से भी वाबस्ता कराती है। अभी कॉलेज ज्वाइन किए 4-6 दिन ही हुए थे। रात को सोते वक्त देव के माथे पर एक झटका लगा। देव उठ के बैठ गया।
गहरी नींद से उठ के जब तक समझने की कोशिश करता तब तक ऐसा लगा जैसे पीठ पर किसी ने उसे लात मारी हो। देव घबराया हुआ सोफे से नीचे जमीन पर गिरा और तेजी से रेंगते हुए दीवार से सटकर जाकर बैठ गया। देव अपने चारों तरफ देखने समझने की कोशिश कर रहा था कि अचानक हवा में तेजी से एक शक्ल उसकी तरफ तैरते हुए दिखाई दी। देव को लगा जैसे उसकी जुबान अकड़ गई हो, उसका गला फंस चुका था और चीखा। भैया। हड़बड़ा के विनय उठा और देव की तरफ दौड़ा और लाइट ऑन की। प्रकाश और टीनू भी आंखें मलते हुए कमरे से बाहर आ गया। विनय ने देव को देखा जो बुरी तरह से कांप रहा था। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। क्या हुआ देव, सपना देख रहा था क्या? भैया वो लड़की थी, आज तो मैंने उसका चेहरा भी देखा और उसके गाल पे तिल भी था, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, और माथे के बीचों बीच खून बह रहा था। पता नहीं वह लड़की है या भूत। देव की बात सुनकर इस बार तीनों दोस्तों की शक्लें बदल चुकी थीं। अबे ये लड़का अफीम लेकर सोता है क्या? मैं कह रहा हूं कि यह लड़का पागल हो गया है, इसे भगाओ यहां से। सो जा चुप से। अबे कहां से उठा के लेकर आया है इसे? उसको टीनू चिल्ला तो रहा था पर उसके चेहरे पर पसीना उभर आया था। परेशानियां लगता है सिर्फ देव के लिए नहीं बल्कि उसके इन 3 सीनियर्स के लिए भी बढ़ चुकी थीं। अगले कुछ दिन कुछ खास हलचल नहीं रही और रोजमर्रे के काम में यूं ही दिन गुजर गए। देव की क्लासेस शुरू हो चुकी थी पर देव अनमनाया सा रहता था क्योंकि अभी उसके जहन पर उस लड़की का चेहरा छाया हुआ था। रात को सोना दुश्वार हो गया था और जग जग के उसकी आंखों के नीचे कालिक पड़ने लगी थी। नए नए मुर्गे बांग बहुत देते हैं और उसकी तरह फ्रेशर्स भी कॉलेज के पहले साल में रंग बिरंगी तितली की तरह फड़फड़ाते दिखते हैं। फ्रेशर्स पार्टी हुई, नाच गाने शोरगुल, उस सब के बीच अपने से 1 साल सीनियर्स को जानने का मौका भी मिला सबको। जिंदगी को नए नजरिए से देखने का चाव और फ्रेशर्स पार्टी में एक दूसरे से परिचय भी हो रहा था। तो देव ने भी अपना परिचय दिया और भीड़ में से किसी ने कहा, अरे भाई, अपने देव भाई से पंगा मत लेना, ये विनय भाई और प्रकाश भाई के साथ रहते हैं। ये सुनते ही सेकंड ईयर की एक लड़की का चेहरा तमतमा गया। सोनिया नाम था उसका और उसने ऐसी हिकारत भरी नजरों से देखा देव को कि देव की आत्मा सिहर उठी। देव की समझ में नहीं आया कि जिस इंसान से वो मिला तक नहीं, जिसे कभी कोई उसका वास्ता भी नहीं पड़ा, उसको देव से इतनी नफरत क्यों? इस परेशानी में देव खोया ही था कि एक बार फिर सोनिया सामने दिखाई थी। देव के लिए ये पता लगाना जरूरी था कि आखिर सोनिया को उससे इतनी नफरत क्यों। देव सोनिया के सामने जा पहुंचा। हेलो मैडम, सोनिया जी, एक्सक्यूज मी। I have no interest in this conversation, okay? No interest at all. पर मैंने ऐसा किया क्या है कि आपके चेहरे पर इतना गुस्सा, इतनी नफरत आ गई? मैं तो आपको जानता भी नहीं। शुक्र करो कि मैं बिना कुछ कहे वहां से आ गई। तुम जैसे कमीनों को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि मैं आपको जानता तक नहीं हूं। जिनके साथ तुम रहते हो मैं अच्छे से जानती हूँ उनको। उनका दोस्त और होगा कैसा? उनके जैसा ही तो होगा। अजीब बात कर रही हैं आप। मैं एक घर शेयर कर रहा हूं, जिंदगी नहीं शेयर कर रहा। आप प्लीज मुझे बताइए क्या बात है। दिखें, प्लीज बताएं, शायद उससे मेरी मदद हो जाए। इस बात पर सोनिया रुकी, थोड़ी देर उसकी तरफ देखती रही, फिर उसने बोलना शुरू किया। सुनना चाहते हो तो सुनो। आज से 2 महीने पहले वेकेशन स्टार्ट होने के वक्त मेरी दोस्त विद्या विनय से मिलने गई थी और उसके बाद से आज तक उसका कुछ पता नहीं। बेचारी को कोई फैमिली भी नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ मैं थी उसकी फ्रेंड। इसलिए खोज खबर तहकीकात भी रुक गई है। उसके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता, पर सब कहते हैं कि कॉलेज छोड़ के चली गई इज नॉट ट्रू, इज लाई। मेरा मन नहीं मानता, मैं जानती हूं कि वो झूठ है। सोनिया की आंखों में आंसू थे। देव को भी सोनिया को देख के दुख था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। पर सोनिया जी, इन सब से मेरा क्या लेना देना? मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। लेना देना है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा लेना देना उन लोगों के साथ है जो जानते हैं कि विद्या कहाँ है। इतना कह सोनिया वहां से चली गई। फ्रेशर पार्टी ने देव का मूड खराब कर दिया था। सोचता हुआ वो रूम की तरफ बढ़ चला। देर रात तक सोनिया की बातें देव के कानों में गूंजती रहीं। क्यों वो विनय और उसके दोस्तों को बुरा मानती हैं
और कौन है ये विद्या? न जाने कितने सवाल दिमाग में कौंधे और थकावट ने पलकों को झुकाया ही था कि फिर वही सिर पे झटका और पीठ पे जैसे किसी ने मारी लात। देव फिर से उठा, आंख खोली तो फिर से उस लड़की की छवि अपने सामने पाई। इस बार देव डरा तो बेशक, पर घबराया नहीं। वो जानने समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसका दिमाग उससे खेल कर रहा है या वाकई जो उसे दिख रहा है वो सच है। देव उस लड़की की आकृति को देखता रहा। फीका चेहरा बालों से ढका, आंखें जैसे लगभग थी ही नहीं, हवा में तैरते साए जैसी। कुछ पल उसे देखने के बाद देव को लगा जैसे उसने हाथ उठा के दीवार की तरफ इशारा किया हो। देव कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तेजी से तैरती हुई देव की तरफ आई। देव का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। देव ने अपनी मुट्ठियां भींच दी और डर से आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, लड़की गायब हो चुकी थी। अगली सुबह देव सोनिया से मिलने जा पहुंचा। सॉरी देव, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। आई एम रियली सॉरी, कल रात को मैं कुछ ज़्यादा बोल गई। देखो, बट जस्ट इमेजिन, एक जीती जागती लड़की गायब हो गई और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई जस्ट फील सो बैड। पता है, मैं जानती हूँ कि विनय का कुछ हाथ है और मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम बेकार का शक कर रही हो। अरे कहीं गई होगी वो, वापस आ जाएगी। वैसे भी वैकेशन तो अभी खत्म हुए ना। तुम समझ नहीं रहे देव, वो विनय के साथ इन्वॉल्व्ड थी। वैकेशन शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले उसने मुझे मैसेज किया था। ये देखो। सोनिया ने देव को व्हाट्सएप पर विद्या का मैसेज दिखाया, पर मैसेज से ज्यादा देव मैसेज भेजने वाली की डीपी को देखकर चौंक गया। ये सोनिया, ये वो लड़की है जो मुझे दिखी थी। क्या तुमने इसे देखा? सोनिया हैरत से देव की तरफ देख रही थी, पर देव इस सोच में था कि वो क्या बोले सोनिया को। किसी के न होने पर उसका होने का सबूत देना बहुत मुश्किल होता है। पर देव ने जो कुछ महसूस किया था वो सब उसने सोनिया को आखिर बता दिया। सोनिया का गला भर आया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ये बात मैं सच मानूं या झूठ, क्योंकि तुम जो बता रहे हो वो नामुमकिन है। सोनिया यार, मैं सच कह रहा हूं। मतलब 1-2 बार होता तो बेहम मान लेता मैं। अरे अब तो तुम्हारी दोस्त विद्या, मतलब वो जो कुछ भी है, वो इतनी बार मेरे सामने आ चुकी है कि मैं क्या बताऊं। अरे मैं तो सो भी नहीं पाता। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सुनो, मैंने अपने एक लॉयर फ्रेंड से बात की है। उसने बताया कि अगर कोई गायब होता है तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए, या कोई अनहोनी हो तो उसकी बॉडी मिलनी चाहिए। इसका एक ही तरीका है देव, कि तुम अपने रूम में पता लगाओ कि विद्या का क्या हुआ। उसका फ़ोन, उसकी पहचान के कोई चीज़, कुछ तो होगा वहाँ पर। देव, प्लीज़ लुक फॉर इट। पर मैं तो अभी 1 वीक पहले ही शिफ्ट किया है मैंने। सोनिया, मुझे सच में नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। पर सुनो, आज रात को जब वो तीनों सो जाएंगे ना, मेरे रूममेट, तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? देव ने सोनिया को वादा किया और अब वो सही मौके की तलाश में था। आधी रात को सिर्फ मोबाइल की रोशनी में देव ने तलाशना शुरू किया। सोफे के कोने में हाथ डाल के अलमारियों की तलाशी ली, किचन में ढूंढा, पर कहीं कुछ नहीं था। और अचानक किसी ने लाइट जला दी। सामने विनय, प्रकाश और टीनू खड़े थे। विनय भाई, सांप पाल लिया भाई आपने तो। अपने ही घर में उस सोनिया के साथ मिलके घर की तलाशी ले रहा है। क्यों बे, क्या ढूंढ रहा है तू? टीनू की बात पर प्रकाश ने भी हाँ में हाँ मिला दी। देव डर से कांप रहा था, पर टीनू ने आगे बढ़कर तेजी से उसे धक्का मारा। देव सीधा जाके सोफे के पीछे वाली दीवार पर गिरा। दीवार ताश के पत्तों की तरह गिर गई और बदबू का तेज भभका उठा। अलमारी की जगह ये दीवार बनाई गई थी और अंदर मौत की बू थी। देव के सर पर तेज चोट लगी थी और दीवार में आधी सड़ी हुई लाश से उसका अंदाजा लग चुका था। आधा मांस शक्ल से गायब था और गले में रस्सी पड़ी थी। विनय ने देव को गले से पकड़ लिया और बोला, क्या जरूरत थी देव, क्या जरूरत थी इन सब में पड़ने की? समझाया था ना तुझे, ना क्यों नहीं माना तू? विनय बेसबॉल बैट पकड़े आगे बढ़ रहा था। भैया भैया, मैं किसी को नहीं बोलूंगा भैया। भैया प्लीज मुझे जाने दो। भैया? अबे पागल, मैं तेरा कोई भाई नहीं हूं, समझ गया ना तू? अरे भाई, इसको यहीं गाड़ दो और खत्म कर दो। विनय आगे बढ़ा और बड़बड़ा रहा था। मैं ना विद्या को मारना नहीं चाहता था, वो बहुत चिपकू थी। थोड़े से मजे क्या ले लिए तो शादी के लिए पीछे ही पड़ गई। हाँ,
उस रात बुलाया था मैंने उसे ये बात समझाने के लिए। अरे सिर्फ थोड़े से ऐश के लिए। अगर मुझे शादी करनी पड़े तो पूरे हॉस्टल के आगे लाइन लग जाए। अरे वो तो केस डालने में धमकी दे रही थी मुझे, इसीलिए कर दिया मैंने उसका काम तमाम। अरे भाई, बात बाद में करना, पहले मार के दीवार में चुनवा इसको। प्रकाश और टीनू ने झपट के देव के पांव पकड़ ली। सॉरी देव, जरूरत से ज्यादा जान चुका है तू। बिनय ने जैसे ही मारने के लिए बेसबॉल बैट उठाया, अचानक फिर से वही साया दीवार की तरफ से आता हुआ बिनय के पास पहुंच गया। बिनय और उसके दोस्त अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए। बिनय के हाथ से बेसबॉल बैट गिर गया। वो अवाक देखता रहा। अपनी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। बिनय पीछे हटा जा रहा था और वो समझ नहीं पाया। उसके हाथ से उचक के उसका मोबाइल देव के सामने आ गिरा। देव ने मोबाइल उठाया और बिना सोचे समझे वहां से बच के भागा। हाथ में बिनय का मोबाइल, और भागता हुआ देव पहुंचा गर्ल्स हॉस्टल में सोनिया के पास। दिल में डर और सांसें छड़ी हुई, लेकिन अभी तक उसे ये मालूम नहीं था कि दोनों को करना क्या चाहिए। क्या पुलिस को फोन करें सोनिया? बताओ ना क्या करें। हाँ, पर कॉलेज अथॉरिटी से बात करना जरूरी है। देव, तुम्हें ये बिनय का फोन कैसे मिला? यार पता नहीं यार, बस मेरे हाथ में पड़ गया और मैं उठा के भागा। देखो इसमें देखो, हो सकता है विद्या के साथ क्या बात की होगी। हो सकता है इसमें कुछ मिल जाए। किस्मत उस चिड़िया की तरह है जिसका पीछा करो तो कभी नहीं मिलेगी, और कई बार बिना बताए दाना खाने हाथ पर आ बैठती है। देव और सोनिया की किस्मत से बिनय का मोबाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं था। दोनों ने फोन खगालना शुरू किया तो आंखें फैल गईं। असलियत में भूत देखना तो एक बात थी, पर फोन पर जो दोनों ने देखा उससे दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सबूत सामने था। दोनों जल्द ही वार्डन के सामने खड़े हुए। वार्डन ने दोनों को अपने ऑफिस में ले आया। बताओ क्या अर्जेंसी है? इस वक्त क्यों आए तुम दोनों? सर, ये देखिए सर, इन लोगों ने विद्या को एक्सप्लॉइट किया, उसकी फिल्म बनाई। सर, मैंने आपको पहले ही कहा था ना, इन लोगों ने उसके बाद विद्या का मर्डर किया। सोनिया की आंखें घृणा और दर्द से भरी थीं। वार्डन सिंह ने पूरी क्लिप देखी और कहा, चलो अच्छा किया तुम यहां मेरे पास ले आए। ये मोबाइल मेरे पास छोड़ दो और बाकी मैं देख लूंगा। सुनो, तुम लोग इस चक्कर में मत पड़ो। और मोबाइल हाथ में आते ही वार्डन ने मोबाइल को दीवार पे मार के तोड़ दिया। मोबाइल के टूटते ही वार्डन के ऑफिस के अंदर वाले कमरे से बिनय, प्रकाश और टीनू भी निकल आए। देख, भूत प्रेत बिरादरी से तो हम निपट लेंगे, पर तुम बेवकूफ एकदम सही पते पर आए हो। बिनय, इनको दीवार में नहीं जंगल में जाके गाड़ दे। सर आप भी? हाँ, मैं भी। और क्या करेगी, सबूत तो टूट चुका। सर, देव ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यहाँ आने से पहले इसके सारे वीडियो, जिसमें से एक में आप भी हैं, कॉलेज के सारे ग्रुप में सर्कुलेट हो चुके हैं, और अब तो पुलिस भी आती होगी। सर, एक बात बताइए सर, कितने मोबाइल तोड़ेंगे आप? कलई खुल चुकी थी। विद्या की मौत का सच दीवार में दफन होने के बाद भी चीख चीख के इंसाफ मांग रहा था, और ये इंसाफ उसने देव और सोनिया से करवाया। एक सीधी सादी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करने वाले सोच रहे थे कि वो अपने कारगुजारियां जारी रखेंगे, पर इंसाफ अपना रास्ता खुद चुनती है। विद्या के रूह को शांति मिली और मुजरिमों को उनकी सजा। कहानी कैसी लगी कमेंट करें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें मेल करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुनते रहिए डार्क डायरीज ऑफ माया। थैंक यू।